नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। हम सब इस वक्त कोरोना की चुनौती का सामना कर रहे हैं और कोविड महामारी का असर न सिर्फ लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, बल्कि इससे लोगों की मानसिक सेहत पर भी बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा है। लंबे वक्त तक क्वारंटीन रहना, कोरोना से अपनों को खोने का दुख, कई लोगों की नौकरी जाने और आमदनी कम होने का सदमा, मनचाही जगहों पर आवाजाही पर पाबंदी और पारिवारिक और सामाजिक मेल जोल कम होने से कहीं ना कहीं भविष्य का एक डर बना हुआ है। इस वायरस के फैलाव की शुरुआत से लेकर अब तक दुनिया के कई देशों में मानसिक रोग से पीड़ित लोगों की संख्या में 50% तक उछाल आया है। और इन सब का जो हम एक तरह से देखें, सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं बच्चों, युवा वर्ग और स्वास्थ्य कर्मियों पर भी देखने को मिल रहा है। आज के इस नकारात्मकता भरे माहौल में किस हद तक हमारी मानसिक सेहत प्रभावित हो रही है और क्या ऐसे रास्ते हैं या उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम खुद को दिमागी और भावनात्मक रूप से मजबूत रख सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है राकेश चड्ढा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड चीफ नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एम्स। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर ऋषि, Associate Professor and HOD, Department of Clinical Psychology, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश चड्ढा सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और मैं सबसे पहले स्थिति समझना चाहूंगी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या है। एक अध्ययन का अगर मैं जिक्र करूं तो ये 2017 का अध्ययन है जिसमें कहा गया था कि भारत की 14% आबादी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित है। यानी लगभग देखें तो 45.7 मिलियन लोग अवसाद संबंधी विकारों से और 49 मिलियन लोग चिंता संबंधी विकार से पीड़ित थे। फिलहाल मानसिक सेहत को लेकर स्थिति जो रही है वो क्या रही है और अब कोरोना के बाद क्या हालात हैं? कोरोना जो एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब ये शुरू हुआ पिछले साल मार्च 2020 में, और शुरुआत में ही हमारे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था और जो लगभग 2.5 महीने के लगभग चला था, और उसके बाद भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रही और बीच में कुछ हालात ठीक हुए और पिछले 1-1.5 महीने से फिर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं। सबसे बड़ा जो इसमें है कि एक डर कि मेरे को ये बीमारी ना हो जाए। और आप लगभग रोज आप टीवी पर, मीडिया पर, न्यूज़ पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह पर सुन रहे हैं कि उसको बीमारी हो गई। या अनफॉर्चुनेटली जो अभी जो सेकंड वेव के अंदर बहुत ही सीरियस है ये। हर समय हम देख रहे हैं जो कि पिछली वेव में ऐसा नहीं था कि आप डेथ्स देख रहे थे। पिछली वेव में जो था कि सोशल आइसोलेशन जो था और लॉकडाउन, वो दो बहुत बड़े पहलू थे जिनकी वजह से स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। पर अभी जो है इस समय जो है कि डर जो आप डेली आप रोज लगभग आप देख रहे हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं टीवी पर, मीडिया पर, हर तरह की आपको क्रिमेशन ग्राउंड्स में भी जगह नहीं मिल रही है, मतलब इतनी चीजें आ रही हैं। तो ये सब जो डर है, तो दो पहलू हैं इसके। एक तो है कि जो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, अकेलापन होगा, जो कि पहली बार में ज्यादा था कि लॉकडाउन भी बहुत स्ट्रिक्ट था कि आप घर में अकेले हो गए हैं, या किसी को भी हल्का सा भी कोरोना के लक्षण आए हैं तो उसको आइसोलेशन में हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था, कि जो कि इस बार वैसी स्थिति नहीं है। इस बार जो है कि डेथ वाला जो है वो डर जो है कि मरने का डर, और आपके अपने नियर वंस को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, इवन इसमें तो जो यंग लोग हैं उनकी भी डेथ हो रही है। तो इस सब से जो है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की जो परेशानियां हैं वो पैदा हो रही हैं। और जो खबरें आती हैं, जितना पढ़ते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, उस डर को और भी ज्यादा बढ़ाता है। और कई तरह की मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है इसमें कि लोग डेफिनेटली जो भी ये नेगेटिव चीज है उसको लोग ज्यादा पकड़ते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कौन ठीक होके जा रहा है। जैसे अभी कल परसों में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो जिनकी उम्र 85 से भी लगभग ऊपर है वो ठीक होकर हैं। तो लोग पॉजिटिव न्यूज को कम देखते हैं, नेगेटिव न्यूज को कम
ज्यादा देखते हैं, और क्योंकि नेगेटिव न्यूज बहुत डर पैदा करती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि, जैसे अभी हमें चड्ढा सर ने भी समझाया कि क्या है और किन मोटे तौर पर किन चीजों का असर पड़ रहा है मानसिक सेहत पर। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भारत ही नहीं, एक तरह से देखिए पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी के साथ-साथ इसका जो मानसिक असर रहा है, यानी मानसिक महामारी एक तरह से हम उसको अगर शब्द दें तो गलत नहीं होगा, उससे जूझ रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या हर वर्ग पर इसका एक समान असर पड़ रहा है? महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, या ये अलग-अलग असर पड़ रहा है, अलग तरह से असर पड़ रहा है? देखिए, जैसा कि सर ने भी बताया, पिछली बार जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो इसका असर लगभग सभी वर्ग के लोगों पर एक तरह का था। चाहे वो बच्चे थे, जवान थे या बूढ़े थे। तो सबके लिए नई चीज़ थी, पहली बार लॉकडाउन हुआ था, पहली बार लोग अपने घरों में बंद थे, सोशल डिस्टेंसिंग को फेस कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन था। तो बेसिकली उनके आइसोलेशन को लेकर बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, जिसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था लोगों में, और हर वर्ग के लोगों में बराबर था। अभी देखने में ऐसा आ रहा है, अब उस चीज़ से थोड़ा-सा हम उभर गए हैं। पहले तो हमने थोड़ा-सा, हमें ये समझने में टाइम लगा कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो हम बाकी और सोर्सेज के थ्रू, मीडिया के मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू, अदरवाइज हम लोगों से साइकोलॉजिकली और इमोशनली जुड़कर रह सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगा ये चीज़ समझने में, पर जब हमें ये समझ में आई तो लोगों ने थोड़ा कनेक्ट होना शुरू किया, जुड़ना शुरू किया, थोड़ा अपना चीज़ों को शेयर करना शुरू किया, वेंटिलेशन हुआ, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हुई। लेकिन जब अगर हम सारे वर्ग के लोगों को कंपेयर करें, तो अभी ये देखा जा रहा है कि जो मिडिल एज के लोग हैं या जो जवान लोग हैं, जो कि जॉब्स में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, जिनके एक फिक्स सैलरी है, जिनको मिल जाएगी, उसको लेकर मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है जिनकी फैमिलीज में, उनको स्ट्रेस कम है। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं, जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, तो उस मतलब मेल्स में स्पेशली जो बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, उनमें स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा है। उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेस जो है अभी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स ग्रुप के बच्चे जो होते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चों में और किशोरों में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना इस दौर से इससे पहले कभी कोई नहीं गुजरा था, है ना। तो पहली बार इस तरह की बात हुई कि 1-2 साल होने को आया है, बच्चे जो हैं पूरी तरह से घर में बंद हैं, स्कूल बंद है, तो जो उनका एक नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, जो उनको एक सोशल इमोशनल स्टिमुलेशन चाहिए होता है स्कूल जाकर, वो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से बच्चे डिप्राइव्ड हैं। तो अभी फिर से जो ये सेकंड वेव, थर्ड वेव आई है, उसकी वजह से अब घर भर में बच्चे बिल्कुल कैद हो गए हैं। बीच में तो ऐसा था कि स्कूल नहीं खुल रहे थे, तो पर कम से कम बच्चों को थोड़ा एक्सेस था, बाहर के बच्चों से इंटरेक्ट कर पा रहे थे, घर से बाहर निकल पा रहे थे। अभी फिर से इतना ज्यादा ये वेव जो आई है, तो बच्चे घरों में बंद हो गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, स्लीप रिलेटेड इश्यूज, मूड स्विंग्स, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इन सब का इम्पैक्ट जो है बड़ों पर भी ऑब्वियसली पड़ता है। जब घर में बच्चे सफर करते हैं, तो रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। तो ये सारी चीजें ना बहुत एक दूसरे को मिक्स हो रही हैं, और सबका प्रभाव एक साथ जब पड़ रहा है, तो ये देखने में आ रहा है कि हर वर्ग के लोगों में जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बच्चों की कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर भी पड़ रहा है। यानी कि अगर आप उनको पढ़ने के लिए बोलोगे तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो लग रहा है कि उनकी अटेंशन, कंसंट्रेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, मेमोरी, इन सब चीजों पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो उनको एक नॉर्मल स्टिमुलेशन नहीं मिल पा रहा, जो कि एक नॉर्मल वातावरण, जो एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें बच्चों को चाहिए होता है। बिल्कुल। और राकेश चड्ढा सर, मैं आऊंगी जो आम लोगों के समझने के लिए बातें हैं कि कैसे लक्षणों को पहचाने और क्या किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगी और समझाएं आप कि मानसिक स्वास्थ्य को क्या अभी तक उतनी तवज्जो दी गई है या दी जा रही है, उतनी बड़ी चुनौती क्या इसे माना जाता है? आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब ये शुरू हुआ था लास्ट ईयर, पिछले साल, शुरू के कुछ हफ्तों में तो सारा फोकस तो सोशल आइसोलेशन पर था, और जैसे जैसे सोशल आइसोलेशन और लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उसमें देखा गया कि कुछ सुसाइड्स भी हुए शुरू में, जिसने जो है कि एम्फेसिस किया लगाया कि इससे मानसिक स्वास्थ्य पर काफी
बुरा असर पड़ रहा है। और उसका एक रिजल्ट देखने में मिला कि हर टीवी के चैनल पे आपको मेंटल हेल्थ से संबंधित प्रोग्राम्स आ रहे थे, जो अगले 2-3 महीनों तक चला और उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा चलता रहा। मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में भी कॉलम्स आ रहे थे, वो सब चल रहा था। और कई तरह के हमारे यहाँ से भी और इंस्टीट्यूशन से भी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी की, और लिटरेचर हिंदी में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम काफ़ी लिटरेचर डेवलप हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य से, कोरोना से होती हुई मानसिक परेशानियों से आप कैसे अपने को संभालें और किस तरह से। तो वो सब चीज़ें हैं। पर पिछले जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो चीज़ पर फोकस कम हो गया। जैसे ये पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो पिछले 1.5-2 महीने के अंदर ये जैसे ही ये बढ़ा है इसका प्रकोप, तो ये आजकल हम मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम्स टीवी पर नहीं देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, कोरोना से संबंधित है। जैसे ये पर पिछले इस पर एक डिफरेंस ये है, एक बहुत बड़ा, मैं वो कहूँगा बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक जो अफेक्ट जो हो रहा है बच्चों पर, जो अभी ऋषि ने बताया है कि बच्चों पर और सब पर अकेलेपन का और बच्चों की स्कूल पढ़ाई का नुकसान हुआ है। पर इस बार पिछले जो 1 महीने में जो हम देख रहे हैं, कोई ही ऐसा परिवार होगा कि जिसने में कोरोना से सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं हुई हों। इतनी डेथ्स हो रही हैं, हर परिवार में कोई ना कोई डेथ्स, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं ना कहीं हुई है। और कुछ में तो ये हुआ है कि मतलब जिसके इफेक्ट्स में, क्योंकि इसमें यंगर ग्रुप मींस जो मेन अर्निंग मेंबर हैं उनकी भी डेथ्स हुई हैं, तो उसका एक, और कई बार एक फैमिली में 2-2, 3-3 डेथ्स भी हुई हैं। और जिस तरह से ऐसा हो रहा है कि आप उनको जो एक डेथ के साथ जो एक नॉर्मल सेरेमनी होती है, या एक हम वो कर सकते हैं जो भी लास्ट राइट्स कर सकते हैं, वो लास्ट राइट्स भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो परिवार पर जो इफेक्ट पड़ता है वो काफी सीरियस है। उसके अभी इम्पैक्ट नहीं दिख रहे हैं, पर उसके इम्पैक्ट आने वाले समय में काफी होंगे, काफी दिखेंगे। वो है अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, काफी एक्यूट स्टेट है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है, जैसे पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे केसेस हमने देखे कि जिनको कोविड, हमारे 2 तरह के थे। कई लोगों को कोविड जो हुआ उसके 2 महीने 3 महीने के बाद भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, ऐसे केसेस भी आए हैं। तो जबकि लास्ट टाइम में इतना कोविड ऐसा सीवियर नहीं हुआ था, कोई आइसोलेशन में रहा, बट ठीक ठाक रिकवर होके आगे, ज्यादातर लोग रिकवर होके आगे। पर इस बार ऐसा नहीं है। और इस बार क्योंकि डेथ्स हो रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं, जो लॉसेस पिछली बार लाइफ के लॉसेस नहीं थे, तो इसके असर आने वाले समय में और भी ज्यादा हमें दिखेंगे। ठीक है डॉक्टर ऋषि, कहीं ना कहीं हम देखें जिनको संक्रमण हो रहा है या जिनके परिवार में कोई सदस्य खो रहा है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा है। बल्कि जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं उनमें भी इतना डर है कि कहीं ना कहीं उनका भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो मैं ये चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं कि क्या ऐसे लक्षण हैं खासतौर से जिन पर ध्यान रखना चाहिए, जो इशारा कर रहे हो कि आपकी मानसिक सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही है और उसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे मानसिक संतुलन पर। तो आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा है कि हमारे देश, क्या अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम बात करेंगे पूरी दुनिया में, कि जो बच्चे हैं या जो एडोलेसेंट्स हैं वो उन इंटेंस इमोशंस को महसूस कर रहे हैं जो कि यूजुअली एडल्ट इमोशंस होते हैं। जैसे कि सर भी अभी बात कर रहे थे ना, जो लॉस हो रहा है, जो लाइफ चाह रही है लोगों की, किसी के घर में 1 डेथ है, 2 डेथ है, कहीं कहीं देखने में ऐसा भी आया है कि पेरेंट्स की डेथ हो गई, बच्चे हैं। तो मतलब लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट तो इसका दिखेगा ही। बट अभी करंटली भी एडल्ट को फिर भी एक कंसेप्ट होता है लाइफ एंड डेथ का, वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। बच्चों को उतना आइडिया नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है। एंड सडनली व्हेन देयर इज अ लॉस इन द फैमिली, तो एक तो उस कंसेप्ट को समझना और इतने इंटेंस इमोशंस को फील करना, एक तो वो है जिनके घरों में ऐसा हो रहा है। पर दूसरी फैमिलीज हैं जो ये सब देख रही हैं, जहां पर बच्चे बड़े इन सब चीजों को देख रहे हैं। सो आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा निकाला। इसका इम्पैक्ट ना कहीं बहुत ज्यादा पड़ रहा है।
हर वक्त लोगों के दिमाग में ये थॉट्स चलते हैं जो कि बिल्कुल अनवांटेड थॉट्स हैं, कि जो कि हेल्दी थॉट्स नहीं है। हम हर वक्त अगर ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं क्या हो जाए, कल को मैं बीमार पड़ जाऊं, मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी बीमार पड़ जाएंगे, और जिस तरह से बेड्स और ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, फिर हम लोगों की डेथ भी हो सकती है, और फिर क्या होगा, इस तरह के ये चेन ऑफ थॉट्स होते हैं ना, वो दिमाग में आते रहते हैं। और जब हम परेशान होते हैं तो हम और ज्यादा अनहेल्दी मैकेनिज्म्स की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है, हम और ज्यादा न्यूज देखना शुरू करते हैं पैनिक होकर, तो और ज्यादा न्यूज देखते हैं, और ज्यादा इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। तो चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग पर एक बहुत पैनिक सी कंडीशन में आ जाते हैं। और अगर हम बायोलॉजिकली भी देखें तो वो हमारे ऑक्सीजन को कम कर रही है। जब हम परेशान हो रहे हैं, हम पैनिक हो रहे हैं, घबराहट बढ़ रही है हमारी, तो ऑक्सीजन इंटेक पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा जो हार्ट रेट है वो तेज होगा। तो ये इन सारों का क्या कंसिक्वेंसेस होता है, जो कि और ज्यादा इम्पेयर करता है उनकी, बच्चों की और बड़ों की इम्यूनिटी को भी, और उनके ऑक्सीजन इंटेक को और हार्ट रेट, ऑक्सीजन इंटेक को कम करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जो हैं वो इसके हो रहे हैं सब लोगों पर। तो ऐसे में आई थिंक बस जरूरत इस बात की है कि हम पैनिक ना हो, हम घबराए ना। देखिए, जो होना है वो तो होकर रहेगा, इतनी बात दुनिया में सब लोगों को आज समझ में आ गई है। हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमारा इस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है ना, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम ना सोचें, क्योंकि उसको सोचने से नेगेटिव इमोशंस आएंगे, और हमारा जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उस पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो क्या करना है कि हमें जो हेल्दी एक्टिविटीज है ना, उनको अडेप्ट करना है। हम ये ध्यान रखें कि हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जो कि प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, मिनरल्स रिच डाइट होनी चाहिए। हम कार्ब्स का कम से कम इंटेक करें, हम एक अच्छी स्लीप कर पाए, 6 से 8 घंटा परिवार का हर सदस्य सो पाए, और हम एक माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा अडॉप्ट करें, रिलैक्सेशन करें, मेडिटेशन करें। तो क्या होता है, इन सब एक्सरसाइजेस से हमारे डोपामिन, एंडोर्फिन वगैरह रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं, तो हम अच्छा फील करेंगे, खुश फील करेंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज के थ्रू हम अपने को थोड़ा स्ट्रांग रख सकते हैं। जितना हो सके अपने को स्ट्रेस फ्री रखें, अननेसेसरी चीजों के बारे में ना सोचें, और अनहेल्दी जो मैकेनिज्म्स हैं उनको भी ना अपनाएं, जैसे कि शराब का सेवन करना, ज्यादा टेंशन में आके स्मोक करने लग जाते हैं कुछ लोग। तो इन सब चीजों को ना कर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, स्लीप और रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आई थिंक हमारी इम्यूनिटी भी काफी स्ट्रांग रहेगी। एक तो हम बच भी सकते हैं, और जिनको ये जो कि अभी कोविड 19 पॉजिटिव से पीड़ित हैं, जो कि अभी सफर कर रहे हैं, उनकी हीलिंग भी बहुत जल्दी होगी और बहुत अच्छी होगी। और एक लास्ट चीज का ये ध्यान रखना है, हमें हमेशा अलर्ट, हमें परेशान नहीं होना है ना, वरीड नहीं होना है, लेकिन हमको विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है। तो जब भी लगे कि तबीयत खराब है, अगर फर्स्ट डे ही हमारी तबीयत खराब है और हम फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं और हम अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, अर्ली ट्रीटमेंट से अच्छा एक रिजल्ट, प्रोग्नोसिस भी अच्छी होगी, तो हम जल्दी रिकवर भी करेंगे। तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो बस पॉजिटिव थिंकिंग रखें, विजिलेंट रहें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जिन लोगों से हम सोशली कनेक्टेड रह सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, फोन करके, वीडियो कॉल्स के थ्रू, तो उनका हालचाल पूछते रहें, एक दूसरे के कनेक्शन में रहें, तो एक दूसरे का सपोर्ट रहे। तो ये ही टाइम है जो कि एक सोशल सॉलिडारिटी का टाइम है। तो आई थिंक अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से हम इस चीज से लड़ सकते हैं, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। जरूरत बस हमको खुद को कंट्रोल करने की है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं राकेश चड्ढा सर, जैसे डॉक्टर ऋषि कह रहे हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम जाहिर तौर पर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारे कंट्रोल में क्या है और उस पर काम करना होगा। तो आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं आज भी वो जो पुश है, यानी जो कहते हैं ना कि बिगनिंग इज द हार्डेस्ट, पहला जो पुश है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर लाना होगा। जिस तरह दिनचर्या की, व्यायाम की बातें डॉक्टर ऋषि ने बताई हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि कई लोगों के मन में वो पहल करने की बस देर है कि हमें ये नेगेटिव थॉट से अलग रहना है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हमें साइड में रखना है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उसे हमें अपनी दिनचर्या में शामिल रखकर एक रूटीन बनाकर काम करना है।
इसमें तो एक मैं छोटा सा और ऐड करना चाहूँगा। जो प्रिकॉशंस हैं, कहीं भी आप जाएं पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन रखें, मास्क लगा के निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और एक अपना रेगुलरिटी रखें। अपना जो स्लीप वेक शेड्यूल है, समय पर सोएं, समय पर जागें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज बंद हो गई हैं कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इंडोर एक्सरसाइजेज जो हैं 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का एक रेगुलर रूटीन रखें और सोशल कांटेक्ट बनाए रखें, टेलीफोन, व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से। कोशिश करें कि आप हर समय टीवी पर कोविड की न्यूज़ नहीं देखें और उसके लिए जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर्स हैं और जो नेशनल मीडिया चैनल्स जैसे दूरदर्शन है, जहाँ से आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन आएगी। हर समय ये नहीं है कि हर चैनल पर आप शिफ्ट कर रहे हैं और कोविड का ही अपडेट देख रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को बढ़ाता है, तो उससे थोड़ा दूर रहना। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा सिम्टम्स पे क्योंकि बात करना चाह रही थी चड्ढा सर, कुछ आप मोटे तौर पर सिम्टम्स बता सकते हैं क्या कि क्या ऐसा बदलाव देखने को मिलता है जिससे आम आदमी ये समझ सकता है कि उसकी मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा है? सबसे पहले तो देखिए, एक तो नींद पर असर पड़ता है। अगर आपको नींद आने में परेशानी हो रही है, वो एक सबसे पहला है। चिड़चिड़ापन होना, घबराहट होना, घबराहट में जैसे कि किसी काम में कंसंट्रेशन नहीं होना, जो भी आप काम कर रहे हैं, या किसी से बात करने को मन नहीं करना, तो ये शुरुआत के सिम्टम्स हैं। भूख नहीं लगना, खाना खाने को मन नहीं करना, और किसी के जैसे नॉर्मली जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास किसी का फ़ोन आता है, बड़े चाव से आप बड़े उसे अटेंड करते हैं, वो मन ही नहीं करे किसी से बात करने के लिए। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, पर अगर आप एक रेगुलरिटी रखते हैं अपने डेली शेड्यूल के अंदर, और एक दूसरा है एक रेगुलर एक्सरसाइज, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये सब जो हैं एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती हैं। नींद आने में आपको परेशानी हो रही है तो रात को आप सोते समय थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। सोते समय खासतौर से आप टेलीविज़न या व्हाट्सएप या कोई भी ऐसी चीज़ जो है कि जो स्टिमुलेटिंग होती है वो नहीं करें। स्पेशली जो अगर टीवी या रेडियो देख रहे हैं तो उसमें एक आपको ऑडियो स्टिमुलेशन भी आ रहा है और विजुअल भी आ रहा है, तो वैसा नहीं करें। लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, लाइट रीडिंग कर सकते हैं, कि जो ये सब चीज़ें जो हैं कि हेल्प करेंगी आपको स्ट्रेस को कम करने में। और नॉन कोविड रिलेटेड बात करें, नॉन कोविड रिलेटेड चीज़ों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात कीजिए, दोस्तों से भी वही बात करें, बच्चों को भी उससे इन्वॉल्व कीजिए। रिलीजन इज अनदर जो है कि एक मेजर सपोर्ट है। बाहर तो आप जा नहीं सकते हैं, बट आप रिलीजियस कुछ चीज़ें जिसमें भी आपका विश्वास है उस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये सब जो है कि स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। और डॉक्टर ऋषि, जैसे आप बता रही थी कि पॉजिटिव रहिए और मदद करिए जितनी आप कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिविटी लाएगी आपके अंदर। हम ये थोड़ा सा चेंज हाल फिलहाल देख भी रहे हैं, आम लोग भी काफी आगे आ रहे हैं लोगों की मदद के लिए। एक तरह से हम कहें कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड आगे लेकर बढ़ने की बात है। और घरों पे बैठे लोग जो किसी भी तरह से एक तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि धन की कमी है या फिर और रिसोर्सेज की कमी है, जो मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी मदद होगी कि जिसको भी दिन भर में कॉल मिलाएं उससे वो पॉजिटिव तरीके से बात करे, और वो जो एक छोटी सी मुस्कुराहट है वही उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा अचीवमेंट होगी। तो ये छोटे छोटे कदमों के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब हम किसी को छोटी सी खुशी दे पाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज से भी हो सकती है, जरूरतमंद चीज से भी हो सकती है, और वो छोटी सी मुस्कुराहट से भी हो सकती है। तो अगर हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, सामने वाला अच्छा फील कर रहा है हमारी प्रेजेंस से, तो वो चीज हमको भी खुशी देती है। तो इसका जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत रेसिप्रोकल है एक्चुअली। हम दूसरे को खुश रखेंगे तो हम भी खुश होंगे बदले में। तो इसी तरह से आई थिंक कि हमें बस खुशी को थोड़ा स्प्रेड करना है इस तरह के माहौल में, और उस चीज को ढूंढना है कि अभी के, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी के वक्त में हम कर सकते हैं। शायद जिंदगी ने हमको ये एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि हम वो वाले सारे काम करें जिनको हमने पीछे कभी छोड़ दिया था, हमारे पास वक्त नहीं होता था।
जैसे कि रीडिंग का बहुत लोगों को शौक होता है, पर हमें वक्त नहीं मिल पाता, जिंदगी की दौड़ में हम इतने आगे चलते चले जाते हैं। तो अभी हम अपनी वो सारी फेवरेट रीडिंग कर सकते हैं, चाहे वो फिलोसफिकल रीडिंग हो, रिलीजियस रीडिंग हो, या कुछ भी, जिसमें भी जिसका इंटरेस्ट हो। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रीड कर सकता है। किसी को गार्डनिंग का शौक था, नहीं टाइम मिल पाता था, तो ये बेस्ट टाइम है, हम गार्डनिंग करें। कुकिंग का शौक था, नहीं पर मिल पाता था टाइम, जो वर्किंग लेडीज हैं उनको, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो वो घर में बैठ के आराम से, आजकल हर चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, एक से एक चीजें वो घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन चीज में हमें दिलचस्पी है, हमें इंटरेस्ट है, हम उस चीज को फिर से इनकलकेट करें, अपनी हॉबीज को थोड़ा सा रिवाइव करें। और बड़े थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखें कि वो जो हम एक रूटीन को लेकर बात कर रहे थे, कि जरूरी नहीं है कि हम ऑफिस जाते थे या बच्चे स्कूल जाते थे तो सुबह 6 बजे उठते थे, तो अभी भी 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हम थोड़ा सा आराम तलब हो सकते हैं, तो हम बेशक आराम तलब हो, लेकिन एक डिसिप्लिन हो, रूटीन हो। जो जागने का टाइम है और सोने का टाइम है और खाने पीने का टाइम है, ये फिक्स्ड होना चाहिए। तो उसकी थोड़ा सा हम उसको फिक्स रखने की कोशिश करें, छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा अडेप्ट करें। अरे अगर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो ध्यान रखें कि जो प्रेयर करने का टाइम है, खाने का टाइम है, या एक दूसरे के साथ खेलने का टाइम है, मतलब, और तो खाने पीने के वक्त, प्रेयर करने के वक्त और खेलने के वक्त हम एक दूसरे के साथ रहकर, तो हम थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स अपनी थोड़ी सी बॉन्डिंग को भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये टाइम है जब हम अपनी फैमिली बॉन्डिंग को थोड़ा एनहेंस करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। तो अगर हम ढूंढने निकलेंगे कि हम क्या क्या प्रोडक्टिव पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। और नहीं करने पर तो फिर हम सारे दिन परेशान, न्यूज देख देख कर परेशान हो सकते हैं और निगेटिव इमोशंस के साथ रहेंगे, तो ऑब्वियसली फिर काफी चांसेस हैं कि हम भी बहुत जल्दी संक्रमित ना हो जाएं इस वायरस से। तो इन्हीं चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और आने वाले टाइम के लिए अपने को मजबूत बनाएं कि हमें सब लोगों को मिलकर किस तरह से इसका सामना करना है। इसी के साथ समय यहीं पूरा हो रहा है। हालांकि तमाम और ऐसे पहलू हैं जिनको हम नहीं छू पाए हैं, उनकी चर्चा उतना नहीं हो पाई है, लेकिन आगे हम जरूर सब्जेक्ट को बार बार लेकर आएंगे और इस पर और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल डॉक्टर ऋषि राकेश चड्ढा सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर है ये वक्त, ये दौर हर तरह से बेहद उथल पुथल भरा है, और संक्रामक रोग कभी भी जब होते हैं सभी लोगों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालते हैं, उन लोगों पर भी जो वायरस से प्रभावित नहीं है। लेकिन अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखना इस समय सबसे बड़ी जरूरत है। कठिन है, बेहद कठिन है कहना कि हम कहें कि हिम्मत रखिए, धीरज रखिए और खुद को हर हाल में सकारात्मक रखने की कोशिश करिए। बेशक वक्त खराब चल रहा है, लेकिन अगर हम सभी परेशान और निराश, उदास, तनावग्रस्त रहने लगेंगे तो इसका असर हमारी मानसिक सेहत के साथ साथ शारीरिक सेहत पर भी पड़ेगा और स्थिति संभलने के बजाय और बिगड़ती ही चली जाएगी। यकीन मानिए, आप सभी की, हर एक व्यक्ति की मजबूती से ही हम इस चुनौती से जरूर और बेहद जल्दी पार पा सकेंगे। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।